कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त मोहन और अशोक रहते थे। मोहन गरीब पर ईमानदार व्यक्ति था, जबकि अशोक काफी होशियार और चतुर व्यक्ति था। मोहन दूसरों की बकरियां चराकर अपने जीवन का गुजारा करता, वहीं अशोक दिन भर घूमता और अमीर बनने के सपने देखता रहता। एक दिन मोहन बकरियां चराते हुए थोड़ा आराम करने लगता है। तभी उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। कुछ देर बाद वह उठकर देखता है कि उसकी बकरियों में से एक बकरी कम है। यह देखकर मोहन घबराकर कहता है, अरे ये क्या, एक बकरी तो कम है। अब क्या करूं मैं? अगर मालिक को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे उस बकरी को ढूंढना होगा। पर इन बकरियों को पहले घर छोड़ आता हूँ, फिर उस खोई हुई बकरी को ढूंढता हूँ। मोहन उन बकरियों को घर छोड़कर खोई हुई बकरी को ढूंढने निकल जाता है। बकरी को ढूंढते ढूंढते वह काफी दूर चला जाता है। तभी आगे उसे एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है। मोहन उस बूढ़े व्यक्ति से अपनी खोई हुई बकरी के बारे में पूछता है। बाबा, मेरी एक बकरी खो गई है। क्या आपने इधर किसी बकरी को देखा है? बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मोहन सोच में पड़ जाता है। मेरे पास खाने के लिए कुछ गुड़ रखी है, क्यों ना मैं वो गुड़ बाबा को दे दूं? मैंने तो सुबह गुड़ खाया था, पर बाबा ने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मोहन बाबा को खाने के लिए गुड़ दे देता है। बेटा, तुम्हारी बकरी पहाड़ी के उस पार गई है। अब मोहन भी पहाड़ी के उस पार जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है और मोहन को भूख भी सताने लगती है। तभी मोहन को एक गुफा दिखाई देती है। अरे इतनी सुंदर गुफा, यह किसकी गुफा हो सकती है? जरूर यह गुफा किसी राजा महाराजा की रही होगी। चलो अंदर जाकर देखता हूँ। वैसे भी चलते चलते बहुत थक गया हूँ और रात भी हो गई है, थोड़ा आराम कर ही लेता हूँ। मोहन गुफा के अंदर चला जाता है और लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वह कहता है, काश कुछ खाने को मिल जाता तो मन को शांति मिल जाती। मोहन के इतना कहते ही वहाँ पर एक खाने की थाली आ जाती है। यह देखकर मोहन आश्चर्यचकित रह जाता है। खाना खाकर मोहन फिर से लेट जाता है। तभी उसे ठंड लगने लगती है और मोहन सोचता है, काश एक चादर होती तो मैं उसे ओढ़ लेता, तो इस ठंड से बच जाता। तभी मोहन देखता है कि एक चादर प्रकट होकर मोहन को ढक लेती है। यह सब देखकर मोहन कहता है, लगता है यह जादुई गुफा है। इससे जो भी मांगो यह गुफा तुरंत ही वह इच्छा पूरी कर देती है। अब मोहन बेफिक्र होकर सो जाता है। सुबह मोहन गुफा से कहता है, गुफा, मेरी खोई हुई बकरी मुझे वापस दिला दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। तभी मोहन देखता है गुफा के बाहर वही बकरी वापस आ रही होती है। मोहन खुश होकर बकरी को लेकर चला जाता है। अगले दिन मोहन अपने मित्र अशोक को उसी जादुई गुफा के बारे में बताता है। यह सुनकर अशोक के मन में लालच आ जाता है। अरे ये मोहन तो मूर्ख निकला। इसे वह जादुई गुफा मिली, फिर भी यह सिर्फ बकरी मांगकर चला आया। अब तो मैं जाऊंगा उस जादुई गुफा में और मैं उस जादुई गुफा से ढेर सारा सोना मांगूंगा और मैं बन जाऊंगा सबसे धनवान व्यक्ति। अगले दिन अशोक उसी गुफा की तलाश में निकलता है। चलते चलते काफी दूर आने पर भी उसे कोई गुफा नहीं मिलती। तभी उसे वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। बाबा, यहाँ कहीं आसपास कोई गुफा है? क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अरे बाबा, मेरे पास तो बस थोड़ा सा ये कुछ खाने को है। अगर मैं वह तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वह आगे पहाड़ी के उस पार है। यह सुनकर अशोक जल्दी जल्दी गुफा के पास चला जाता है और गुफा के अंदर जाता है और गुफा से कहता है, ऐ जादुई गुफा, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो। इतने सारे सिक्के दो कि मैं बहुत धनवान हो जाऊं।
अशोक के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे सिक्के बरसने लगते हैं, जिसके नीचे दबकर अशोक की मौत हो जाती है। ब्रजेश कहीं जा रहा था। चलते चलते अचानक ब्रजेश एक जंगल में आ जाता है। तभी वह देखता है एक बड़ा सा पेड़ उसके सामने है और वह ब्रजेश को अपने पास बुला रहा है। आओ मित्र आओ, डरो मत, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा। आओ मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे के अंदर आओ। ब्रजेश घबराते हुए पेड़ के पास जाता है और तुरंत ही पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। आओ अंदर आओ मित्र, क्या तुम्हें ढेर सारा खजाना नहीं चाहिए? हाँ, मुझे ढेर सारा खजाना चाहिए। तो फिर सोच क्या रहे हो? दरवाजा खुला है, अंदर आओ और ढेर सारा खजाना ले जाओ। पेड़ की बातों से मोहित होकर खजाने के लालच में ब्रजेश पेड़ के अंदर जाता है। पेड़ के अंदर आकर ब्रजेश देखता है हर तरफ खजाना ही खजाना है, जिसे देखकर ब्रजेश आश्चर्यचकित रह जाता है। इतना सारा खजाना, अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। बहुत सारा खजाना देखकर ब्रजेश खुशी से पागल हो जाता है और जैसे ही खजाने को हाथ लगाता है उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर ब्रजेश डर जाता है। अरे अरे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? ब्रजेश पेड़ से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब बचकर कहाँ जाएगा? तू एक लालची व्यक्ति है, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। राक्षस ब्रजेश को उठाकर खाने लगता है। उधर गांव में काफी समय बीत जाने पर जब ब्रजेश घर नहीं आता तो उसकी माँ कमला और उसका छोटा भाई किशन काफी परेशान हो जाते हैं। कितना समय हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा ब्रजेश। माँ, आप परेशान मत हो, शायद अभी ब्रजेश भैया नाराज हैं, पर जैसे ही उनकी नाराजगी खत्म होगी वो वापस आ जाएंगे। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ बेटा, माँ हूँ मैं उसकी। मैंने उसे थोड़ा सा डांट क्या दिया, इसका मतलब क्या मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं, जो वो इस तरह नाराज होकर चला गया? बेटा किशन, तू जरा गांव में इधर उधर देख, पता लगा और उसे ढूंढ कर लेके आ। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ और ब्रजेश भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। किशन गांव में कई जगह ब्रजेश को ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलता। हर जगह ढूंढ लिया भैया को, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, लोगों से पूछता हूँ, क्या पता किसी ने ब्रजेश भैया को देखा हो। तभी किशन गांव के ही एक व्यक्ति सोहन से पूछता है। अरे सोहन भैया रुको सोहन भैया। अरे किशन, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? सोहन भैया, क्या आपने मेरे बड़े भाई ब्रजेश भैया को कहीं देखा है? कल से वो घर नहीं आए, घर पे माँ बहुत परेशान है। ब्रजेश को? हाँ देखा तो है, काफी परेशान और गुस्से में लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी, पर उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और चला गया। सोहन भैया, कहाँ देखा था आपने मेरे भाई को? किधर गए थे वो? जल्दी बताओ ना सोहन भैया। हाँ, उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा था मैंने उसे। सोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जंगल की तरफ जाता हूँ और अपने भाई को ढूंढ कर लाता हूँ। किशन अपने भाई की तलाश में जंगल जाता है और ढूंढते ढूंढते उसी जादुई दरवाजा पेड़ के पास पहुँच जाता है। तभी पेड़ का दरवाजा फिर से खुल जाता है और वह पेड़ किशन को भी अपने पास बुलाने लगता है। आओ मित्र, मेरे पास आओ, देखो मेरे पेड़ में एक दरवाजा है,
इस दरवाजे के अंदर आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना सोना दूंगा। आओ, मेरे अंदर आओ। किशन भी पेड़ की बातों से मोहित होकर पेड़ के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक साधु आ जाता है और वह किशन को रोकता है। रुक जाओ बेटा, इस पेड़ के अंदर मत जाओ। लेकिन क्यों साधु महाराज, आप मुझे पेड़ के अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? बेटा, ये पेड़ एक राक्षसी पेड़ है। ये तुम्हें धन का लालच देकर अपने अंदर बुलाएगा और इस पेड़ के अंदर एक राक्षस का वास है जो मनुष्यों को कैद कर लेता है उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए। इसी तरह धन का लालच देकर इस राक्षस ने कई मनुष्यों को अपना शिकार बनाया है। बेटा, अभी एक दिन पहले की ही बात है, तुम्हारी तरह एक व्यक्ति इस पेड़ की बातों से मोहित हो गया और जब तक मैंने उसे रोकना चाहा तब तक वह इस पेड़ के अंदर चला गया। साधु महाराज की बात सुनकर किशन साधु से पूछता है। साधु महाराज, क्या उन्होंने नीले रंग की शर्ट और काली धोती पहनी थी? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति था वो, पर तुम उसे कैसे जानते हो? साधु महाराज, वो मेरे बड़े भाई ब्रजेश भैया हैं। उन्हीं की तलाश में तो मैं इस जंगल में आया हूँ। साधु महाराज, मुझे मेरे भाई को बचाना है, कुछ कीजिए साधु महाराज। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर उस राक्षस ने तुम्हारे भाई को अपना शिकार नहीं बनाया होगा और वह जीवित होगा तो इस उपाय से तुम अपने भाई को भी बचा लोगे और हमेशा के लिए उस राक्षस का भी अंत हो जाएगा। परंतु बेटा, पेड़ के अंदर जाकर लालच बिल्कुल मत करना, खजाने को बिल्कुल मत छूना, वरना तुम राक्षस को नहीं मार पाओगे। ठीक है साधु महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। कृपया आप मुझे उस राक्षस को मारने का उपाय बताएं। साधु किशन को राक्षस को मारने का उपाय बताता है। बेटा, अब तुम इस पेड़ के अंदर जा सकते हो और जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। साधु के बताए अनुसार किशन पेड़ के अंदर जाता है और देखता है वहाँ हर तरफ बहुत सारा खजाना है। तभी फिर से पेड़ की आवाज आती है। देख क्या रहे हो मित्र, ये सारा खजाना तुम्हारा है, ले लो, ये सब ले लो। पेड़ की बात सुनकर एक पल के लिए किशन पेड़ की बातों से मोहित हो जाता है और खजाने को छूने वाला होता है। तभी अचानक उसे साधु की बात याद आ जाती है। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था? मुझे इस राक्षसी पेड़ की बातों में नहीं आना, मुझे लालच नहीं करना है। मैं इस खजाने को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। ये सोचकर किशन अपने भाई को आवाज लगाता है और उसे ढूंढता है। ब्रजेश भैया, ब्रजेश भैया, कहाँ हो आप? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? मुझे जवाब दो ब्रजेश भैया। तभी ब्रजेश की आवाज आती है। किशन, मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ। ब्रजेश की आवाज सुनकर किशन ब्रजेश के पास आ जाता है और देखता है ब्रजेश एक रस्सी से बंधा हुआ है। किशन मेरे भाई, मुझे बचा ले। किशन, मैं लालच में आ गया था और उस खजाने को हाथ लगाया, तभी वो राक्षस मेरे सामने प्रकट हो गया और मुझे खाने ही वाला था। तभी मैंने किसी तरह उसकी आंखों में धूल झोंक दी, लेकिन उसने मुझे बंदी बना लिया और कहा कि वो मुझे बाद में खा जाएगा। भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाऊंगा भी और उस राक्षस का अंत भी करूंगा। तभी किशन ब्रजेश को रस्सी से छुड़ाता है। लेकिन किशन, तुम उस राक्षस को कैसे मार पाओगे? वो बहुत बड़ा और भयानक है। भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए और जैसा मैं बताऊं आपको वैसा ही करना है, तभी हम उस राक्षस को मार सकेंगे। किशन साधु का बताया हुआ उपाय अपने भाई ब्रजेश को बताता है। भैया, इस तरह हम उस राक्षस का अंत कर सकते हैं, बस आपको मेरा साथ देना होगा और सबसे पहले तो हमें उस खंजर को ढूंढना है जिससे उस राक्षस का अंत हो सकेगा। किशन, तुम जिस खंजर की बात कर रहे हो, मुझे लगता है वो खंजर मैंने देखा है। अरे हाँ, वो देखो, वो रहा। दोनों उस खंजर को देखते हैं। किशन उस खंजर को लेकर वहीं छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी ब्रजेश फिर से खजाने को हाथ लगाता है कि तभी वहाँ फिर से वही राक्षस प्रकट हो जाता है।
तूने फिर से खजाने को छुआ, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। राक्षस, तू ना तो अब मुझे खा पाएगा और ना ही किसी और को, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म। तभी किशन पीछे से आता है और राक्षस पर खंजर से वार कर देता है। ये क्या किया तुमने? तभी राक्षस भस्म हो जाता है और दोनों भाई पेड़ से बाहर आ जाते हैं। तभी वह पेड़ भी गायब हो जाता है और दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं।